शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। पब्लिक स्कूल में हैं और हमारे साथ विद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की आवासीय सुविधा आपके विद्यालय में उपलब्ध है? देखिए, विद्यालय की जो शुरुआत हम लोगों ने की थी उस समय विद्यालय रेजिडेंशियल था, लेकिन कतिपय कारणों से हम लोगों ने रेजिडेंशियल सुविधा को बंद कर दिया था। लेकिन अभिभावकों के डिमांड पर इस साल फिर हम लोगों ने आवासीय सुविधा को शुरू किया है। विद्यालय में सर, अगर कोई भी छात्र या छात्रा या कोई गार्जियन एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है आवासीय के लिए? हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया जो है सबके लिए एक समान है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे का टेस्ट होता है। जिस क्लास के लिए गार्जियन चाहते हैं उस क्लास का टेस्ट हम लोग लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद अगर बच्चा 33% भी स्कोर करता है तो उस क्लास में एडमिशन हो जाता है। लेकिन वह उससे कम स्कोर करता है तो फिर हम लोग नीचे के क्लास का उसका टेस्ट लेते हैं, फिर अभिभावक को बताते हैं। अभिभावक उस पर एग्री करते हैं तो उस क्लास में टेस्ट होता है, नहीं तो उस बच्चे का एडमिशन होता है, नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होता है। यानी टेस्ट सर कंपलसरी है? टेस्ट कंपलसरी है। बिना टेस्ट का हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे विद्यालयों में सर बिना टेस्ट के ही बच्चों को दाखिला ले लिया जाता है, लेकिन आपका कहना है कि हमारा जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें टेस्ट कंपलसरी है। टेस्ट क्वालिफाई के बाद ही एडमिशन की कोई गुंजाइश है? जी, हमारे यहाँ मॉनेटरी हम लोग रिलीफ दे सकते हैं। कोई गरीब बच्चा है या कोई विडो है या कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसके लिए हम लोग आर्थिक रूप से मदद करते हैं। लेकिन जहाँ तक एडमिशन का सवाल है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। बिना टेस्ट का कोई एडमिशन नहीं होता है। जी सर, विद्यालय में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उर्दू टीचर की बात करते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं उनके लिए आपके यहाँ उर्दू टीचर्स वगैरह भी हैं? देखिए, मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इस विद्यालय की स्थापना करने के बाद कुछ चीज़ों के लिए हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। और कंप्रोमाइज़ ये था कि शुरू में जब मैंने स्कूल खोला था तो यहाँ 4 लैंग्वेज पॉलिसी को हमने लागू किया था। यानी कि सभी बच्चों को 7th क्लास तक उर्दू और संस्कृत पढ़ना था और बच्चे पढ़ भी रहे थे। लेकिन देश का माहौल जब थोड़ा बिगड़ा तो हिंदू समाज के बच्चे या उनके अभिभावक ये कहने लगे कि मेरा बच्चा उर्दू नहीं पढ़ेगा। मुस्लिम समाज के लोग कहने लगे कि मेरा बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ेगा। और उसके बाद हमने भारी मन से ये निर्णय लिया कि मुस्लिम बच्चे उर्दू पढ़ेंगे और हिंदू बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत और उर्दू दोनों के लिए अलग अलग शिक्षक हैं और दोनों की पढ़ाई होती है। विद्यालय में सर जैसे कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें तो क्या बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह की भी शिक्षा दी जाती है? हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा UKG से दी जाती है। अच्छा। शायद आपको छोटी मुँह मैं कहूँगा बड़ी बात हो जाएगी कि हमारे यहाँ ये स्कूल जो है यहाँ UKG से ही हम लोग कंप्यूटर और GK, SST और साइंस सबकी पढ़ाई कराते हैं। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन UKG से है और 1 क्लास से बच्चों को प्रैक्टिकल भी शुरू करा दिया जाता है। तो सर, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर जो संस्कार भरना चाहिए उस पर विशेष आपका बल होता है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास करते हैं ताकि बच्चे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कारवान भी बने? मैंने आपको बताया ही था कि शिक्षा 2 तरह की है। आप साक्षर हो जाते हैं या आप शिक्षित होते हैं। तो हम साक्षर केवल नहीं करना चाहते हैं, हम बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाना चाहते हैं, उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहते हैं और हम ऐसे बच्चे को तैयार करना चाहते हैं जो अपने भावी जिंदगी में जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक अच्छा नागरिक बने, देश के बारे में सोचे। SS पब्लिक स्कूल में सर समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है और राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर भी हम देखते हैं कि बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है।
तो इसके लिए आप खुद जो है इस पर विशेष मॉनिटरिंग करते हैं या आपके टीम के स्पेशल कोई टीचर हैं जो इस कार्यक्रम को कराते हैं? देखिए, मैं तो विद्यालय का निदेशक हूँ और मेरी पत्नी जो है इस विद्यालय की प्रिंसिपल है। लेकिन ये विद्यालय जो है एक परिवार की तरह है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो सारे शिक्षक हम लोग बैठते हैं, आपस में बात होती है, चर्चा होती है और उसके बाद जिसको जो जिम्मेवारी दी जाती है सभी लोग अपने अपने जिम्मेवारी का पालन करते हैं। तो ये केवल मेरा नहीं है, ये हो सकता है कि मेरी सोच हो, लेकिन उस सोच को धरातल पे लाने में विद्यालय की प्राचार्य सुमन शंकर, उप प्राचार्य पृथ्वीनाथ सिंह और सभी शिक्षकों का योगदान है। सर, कोविड-19 की चर्चा करना हम लोग जरूर करेंगे क्योंकि इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और शैक्षणिक गतिविधियां भी काफ़ी बाधित हुई और एक तरह से बहुत सारे निजी विद्यालय जो हैं आज भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके विद्यालय पर इसका क्या प्रभाव रहा? हमारे विद्यालय पर भी अन्य विद्यालयों की तरह ही प्रभाव रहा, लेकिन हमारे विद्यालय पर कुछ इसका ज़्यादा ही प्रभाव रहा क्योंकि ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था। फिर भी हमारे अभिभावकों पर बोझ नहीं पड़े, इसके लिए हम लोगों ने कोविड काल का एक भी रुपया गार्जियन से फीस नहीं लिया। बच्चे जितने दिन हमारे यहाँ पढ़े थे हमने वहीं फ़ी उनसे चार्ज किया, जबकि दूसरे स्कूलों में ये पता चला कि वे लोग कोविड काल का भी फीस लिए, कुछ स्कूल आधा फीस लिए, कुछ क्वार्टर फीस लिए। लेकिन हम लोगों ने अभिभावकों की स्थिति को देखते हुए, चूँकि जिसके पाँव में विवाह होता है वहीं दूसरे का दर्द समझता है, चूँकि हम लोग आर्थिक रूप से खुद परेशान थे, ये मानते थे कि अभिभावक भी परेशान है, इसलिए हमने कोविड काल का किसी से भी एक रुपया फ़ी नहीं लिया। बिल्कुल सर, चलते चलते आपसे एक अहम सवाल हम कर लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, शिक्षा जागरूकता अभियान। विद्यालय में यहाँ पर जैसे बच्चों को स्पोर्ट्स को लेकर के आपने बताया भी था कि हमने शुरुआत किया था लेकिन अभिभावकों का उस तरह से सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी क्या आपके पास टीचर्स वगैरह हैं क्या? हाँ, हमारे पास मतलब फिजिकल टीचर्स हैं जो फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के जानकार हैं। समय समय पर चूँकि हमारे पास फील्ड तो छोटा है लेकिन बाहर कभी कभी हम ले जा करके जो सरकारी फील्ड है वहाँ पर बच्चों का अभ्यास कराते हैं। अंग्रेजी को लेकर के मतलब एक ट्रेंड चला हुआ है कि विद्यालय में अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं, यहाँ इंग्लिश इन्वायरमेंट के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास होता है? इंग्लिश को एक सब्जेक्ट हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, इसलिए सारी सब्जेक्ट अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है उसकी परवरिश जब होती है तो वो इंग्लिश में ही बोलता है, इसलिए सारी सब्जेक्ट अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है उसकी परवरिश जब होती है तो वो इंग्लिश में ही बोलता है। लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो भोजपुरी और हिंदी को समझता है, उसका मदर टंग हिंदी ही होता है। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ज़रूर है, लेकिन हमारे शिक्षकों की ये कोशिश होती है कि बच्चों को उसका हिंदी अनुवाद भी समझाया जाए ताकि उन चीज़ों को समझ सके। जैसे हम बच्चे को कहें कि ये बुफैलो है, अब छोटा बच्चा बुफैलो याद कर लिया, लेकिन अब वो समझता नहीं है कि बुफैलो जो है किसी पेड़ का नाम है, कि किसी अनाज का नाम है, कि किसी गाड़ी का नाम है। तो उसको बताना पड़ता है कि बुफैलो का मतलब भैंस होता है। क्योंकि वो भैंस को जानता है, बचपन से भैंस को जानता है, तो इसलिए उसको बुफैलो के साथ साथ भैंस भी हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको इसी देश में रहना है। अगर वो कलेक्टर भी बनता है सपोज करिए, तो उसको तो जानना पड़ेगा कि देश की भाषा क्या है। एक कहावत है कि एक आदमी जो है बाहर पढ़ने के लिए गया और वो अरबी पढ़ करके आ गया, अरबी पढ़ करके अपने देश आ गया। उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। अक्सर हम लोगों के यहाँ वाली शिक्षा का अभाव होता था तो महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती थी। तो उसकी तबीयत खराब हुई तो कहता था कि अम्मी आब दो, मम्मी आब, मम्मी आब, मम्मी आब। और उसकी माँ समझी कि बेटा आग मांग रहा है, तो उसके पास वो आग जला करके और रख दी और वो लड़का मर गया।
मरने के बाद लोग आए तो उसकी माँ कह रही थी कि मेरे बाबू आब आब करके मर गए। तो लोगों ने कहा कि अरे आब आब करके मर रहा था तो तूने पानी क्यों नहीं दिया? कि अरबी में आब कहा जाता है। तो वो पानी के बिना मर गया, लेकिन अपनी अम्मी से पानी नहीं मांगा। अगर पानी मांगा रहता तो उसकी माँ उसको पानी दी रहती तो मरता नहीं, लेकिन वो अरबी पढ़ करके आब करके मर गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आज दुनिया को जोड़ रही है, अंग्रेजी जानना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही जिस परिवेश में हम रहते हैं, हिंदी उर्दू हमारी मातृभाषा है, उसको जानना भी हम लोगों को ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।